आज यहां पर छात्र पंचायत के नाम से एनएसयूआई ने एक अपना राष्ट्रीय अभियान का श्री गणेश किया है। छात्र पंचायत यानी कि नौजवान पंचायत, और पंचायत में चर्चा होती है, मंथन होता है और यह विचार बनता है कि क्या नौजवान शक्ति किस तरफ देश को दिशा देने का काम करे ताकि उनका उज्जवल भविष्य हो। जब नौजवान का उज्जवल भविष्य है तो देश का उज्जवल भविष्य, और अगर नौजवान का भविष्य उज्जवल नहीं है तो देश का भी उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता। आज हमारे देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी और दुर्भाग्य से देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में बेरोजगारी। ऐसे समय में छात्र पंचायत, वरुण जी आप यहां कर रहे हैं हरियाणा में, मैंने इस संसद के सत्र में सवाल पूछा मोदी सरकार से, बजट सेशन में सवाल पूछा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहां है, तो मोदी सरकार ने जवाब दिया, भारत सरकार ने जवाब दिया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। और 2014 के मुकाबले, जब हुड्डा सरकार थी हरियाणा में, उसके मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बन गई। ये प्रधानमंत्री जी की सरकार दिल्ली की संसद में जवाब जब दे रही है तो मैं समझता हूं कोई औचित्य बाकी नहीं रह जाता कि प्रधानमंत्री जी हरियाणा में आए और यहां की सरकार की पीठ थपथपाकर वोट मांगने का काम करें। सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आज हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में धकेलने वाली है सरकार। 10 साल की भाजपा जजपा खट्टर दुष्यंत, और अभी तो बदला बदली चल रही है। और मैं कहना चाहता हूं इस सरकार को चुनौती के साथ, मुझे पता है आपने चेहरे बदल दिए, 2-3 दिन से वरुण जी बात चल रही है कि लोकसभा के उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। ये बात चल रही है हरियाणा में 3-4 सीटों पे, रोहतक का भी नाम आता है कि ये भी कैंडिडेट बदलेंगे। ये चाहे लोकसभा के उम्मीदवार बदल लें, चाहे ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदल लें, चाहे ये गठबंधन बदल लें, अब बदला बदली से कुछ नहीं होगा। अब तो लोग सरकार ही बदलेंगे। हरियाणा में लोगों ने तय कर लिया है ये सरकार ही बदली जाएगी। अब तो बदलने का क्या है, अब तो लोग सरकार बदलेंगे, हरियाणा की सूरत बदलेंगे, नौजवान बदलेगा। मगर इस सरकार ने हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी गर्त में जो धकेला वो क्यों हुआ? 10 साल से ना तो कोई निवेश, ना कोई फैक्ट्री। हमारे समय में बड़े बड़े उद्योग लगे, कहीं आईएमटी रोहतक में लगी, कहीं फुटवेयर पैक बहादुरगढ़ में, कहीं रिलायंस के एमएटी झज्जर में आई, तो कहीं थर्मल के कारखाने खानपुर झाड़ली के अंदर बड़े बड़े उद्योग आए, बड़ी फैक्ट्री आई, मारुति, एशियन पेंट, योकोहामा, पैनासोनिक, जेके सीमेंट, एनटीपीसी जैसे 30 से ज्यादा बड़े उद्योग आए। लेकिन इनके समय में कहीं निवेश हुआ नहीं, कोई औद्योगिक क्षेत्र नया लगा नहीं, कहीं फैक्ट्री आई नहीं, इंडस्ट्री लाई नहीं, ना तो निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार और सरकारी क्षेत्र की रोजगार तो इन्होंने समाप्त कर दिए। 2 से 2.5 लाख पद या तो समाप्त कर दिए या कुछ जगह उनको कन्वर्ट कर दिया कच्चों में, कौशल निगम के माध्यम से बिना पेंशन, बिना मेरिट, बिना रिजर्वेशन कौशल निगम के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं, जैसे अग्निपथ के माध्यम से आप कह रहे हैं। और जहां पे 5 साल तक जो बता रहा था भाई, सीटी वाला भाई बता रहा था, 5 साल तक कोई बड़ी रोजगार कोई निकाला नहीं। कहीं अगर निकाला तो भर्ती घोटाले, 30 के लगभग हरियाणा में भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। नौकरियां, एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगी, दफ्तर के अंदर बरामदगी, वरुण जी आप सोच सकते हैं। और उसके बाद 5 साल तक जो पोस्ट निकली, उन पोस्टों में अगर कोई एक आधी लिस्ट उन भर्ती घोटालों से बचाकर कोई लिस्ट आ भी गई तो उन लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों को उन लिस्टों में जगह मिली। एसडीओ की लिस्ट आई 2019 में से 80 में से 78 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के। 2021 में एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस वर्ष लिस्ट आई एसडीओ की, एसडीओ मैकेनिकल की लिस्ट आई 46 में 19 बाहर के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई इसी वर्ष,
156 में से 103 बाहर के, केवल हरियाणा के 50, 52, 53 हरियाणा की, ये स्थिति बन गई। जो लिस्टें आई हरियाणा के बच्चों को तो कहीं बाहर दूसरे प्रदेशों में तवज्जो मिल नहीं रही, और हरियाणा के अंदर ये लिस्ट कहां से आती है, मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। ये जो सरकार है, ये कौन सी कहां से पर्ची आती है जिस पर्ची के आधार पर हरियाणा की लिस्ट में बाहर के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और हरियाणा के बच्चे रह जाते हैं। पंचायती राज ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायती अफसर की लिस्ट आई, 7 में से 5 बाहर के। एचसीएस की लिस्ट आई, 36 बाहर के। एचसीएस में 36 बाहर के। जब यूपीएससी में हरियाणा के बच्चे टॉप करते हैं तो हरियाणा के अंदर एसडीओ और बीडीओ की लिस्ट में हरियाणा के बच्चों का नंबर आता नहीं। ले देकर 5 साल के बाद ग्रुप डी निकाल देते हैं, और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा जो क्वालिफाइड बच्चे हैं उनको ग्रुप डी में लाकर 2019 में भी ये किया, और 5 साल के बाद 2024 में भी ये किया। ग्रुप डी की लिस्ट निकालते हैं, ज्यादातर बच्चे और क्वालिफाइड होते हैं, वो छोड़ देते हैं, पद खाली हो जाते हैं। 5 साल बाद दोबारा उन पे इश्तिहार देकर दोबारा वो लगाकर, और बेरोजगारी पे नमक छिड़कने का काम ये सरकार करती है। आज ये स्थिति आ गई हरियाणा में। हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी के चौराहे पे खड़ा हो गया, कोई डिप्रेशन की तरफ, कोई नशे की तरफ। आज नशे में नंबर 1 बन गया हरियाणा। कहीं कोई अपराध की तरफ, अपराध की बात आती है, कहीं कोई अपना घर बार बेचकर विदेशों में पलायन कर रहा है। आज हरियाणा कई जिलों में कोई गांव नहीं बचा जहां डंकी के रास्ते। आज बॉर्डर, जब अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस किया जाता है पनामा जंगलों के रास्ते में, तो कई हरियाणा के जिले ऐसे हैं वहां पटाखे फूटते हैं। पटाखे फूटने का अर्थ हरियाणा का नौजवान से आप पूछो, वरुण जी क्या है पटाखे फूटने का क्या अर्थ है? जो नौजवान देश के बॉर्डर पे फौज में भर्ती होकर देश की बॉर्डर की रक्षा करना चाहता था, आज वो नौजवान अमेरिका के बॉर्डर को लांग कर, जान हथेली पे रखकर अपने वहां पर मजदूरी कर अपने भविष्य को का रास्ता खोल रहा है। ये हरियाणा में 10 साल की सरकार की हकीकत है, धरातल की हकीकत। ये स्थिति बन गई। आज इस स्थिति से जूझने के लिए हरियाणा में परिवर्तन जरूरी है। और अग्निपथ योजना, ये अग्निपथ योजना पे जो आपने आज ये टाउन हॉल की मीटिंग रखी है बेरोजगारी पर, नौजवानों के मुद्दे पर अग्निपथ की योजना, पूछना चाहता हूं इस सरकार से, किसकी मांग थी कि फौज में पक्की भर्ती कैंसिल की जाए? ये वो इलाका है, ये रोहतक का इलाका, ये दक्षिणी हरियाणा का इलाका, ये हरियाणा का की वीर भूमि। देश के इतिहास में जब जब देश के इतिहास को दिशा देने का काम हुआ है तो वो इस वीर भूमि ने किया है। चाहे महाभारत का युद्ध हो कुरुक्षेत्र की धरती में, या पानीपत की 3 लड़ाइयां हो, इंद्रप्रस्थ और दिल्ली पे किसकी सरकार बनेगी इसका निर्णय हरियाणा की इस वीर भूमि में, युद्ध भूमि में हमेशा हुआ है। ये वो भूमि है जिस भूमि के नौजवान ने हमेशा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने सब कुछ न्यौछावर करने का काम किया। ये वो इलाका है जिस इलाके में हर घर परिवार में कोई ना कोई फौजी है, तो हर गांव में किसी न किसी ने शहादत दी है। वो ये इलाका है। जय जवान जय किसान का लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा, अगर उस नारे की गूंज, हमें गर्व है कहीं पे उस नारे की गूंज सुनाई देती है, तो ये हरियाणा की इस वीर भूमि में जय जवान जय किसान के उस नारे की गूंज सुनाई देती। लेकिन इन्होंने तो ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा। किसान आंदोलन में 750 किसानों की जान की कुर्बानी इन्होंने ली, तो जवान की पक्की भर्ती कैंसिल कर अग्निवीर अग्निपथ योजना निकालने का इन्होंने काम किया। मैं सवाल पूछता हूं केंद्र की सरकार से, सवाल पूछता हूं प्रधानमंत्री जी से। मुझे पता है मैं जब सवाल पूछता हूं तो इनको मैं बहुत चुभता हूं, और इसीलिए ये मेरे को निशाने पे लेते हैं। लेकिन 10 वर्ष से छाती अड़ाकर हम सवाल पूछते हैं, गर्व से सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। मैं सवाल पूछता हूं, आपके घोषणा पत्र में तो था नहीं पक्की भर्ती कैंसिल करोगे, ना नौजवानों की मांग थी, ना देश के किसी कोने में किसी ने इसकी मांग करी थी कि पक्की भर्ती कैंसिल करो, ना फौज की मांग थी। क्योंकि जनरल नरवणे जब फौज से रिटायर होकर बाहर आए तो उन्होंने कहा, जिस दिन ये योजना लेके आए हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये तो फौज ने कभी मांगा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। ना फौज ने मांगा था अग्निपथ, ना नौजवान ने मांगा था अग्निपथ, ना किसी दल ने मांगा था अग्निपथ, ना आपके घोषणा पत्र में था अग्निपथ।
ये अग्निपथ योजना कहां से लाए और क्यों लाए? फौज एक ऐसी संस्था थी जिसपे 75 साल में राजनीति से ऊपर उठकर अगर देश को गर्व था और देश का झंडे को, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने का काम किया था तो जय हिंद की सेना ने किया था। मैं राजनीति से ऊपर उठ के बताना चाहता हूं, चाहे वो 71 का युद्ध हो, 1971 में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हो, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के भूगोल को बदलने का काम किया तो इस जय हिंद की सेना ने किया हो। चाहे वो करगिल में, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय मुख्य प्रधानमंत्री हो देश के, जब करगिल के युद्ध में पाकिस्तान के शीश को झुकाने का काम किया तो जय हिंद की इस सेना ने किया। सरकारें आई गई, दल बदलते रहे, लेकिन देश की फौज ने हमेशा देश के तिरंगे को ऊंचा रखा। इसका कभी राजनीतिकरण नहीं हुआ, ना कोई राजनीति इसमें आई। मगर इस फौज में क्या कमी थी कि आपने रातों रात सोचा कि भाई ये पक्की भर्ती बंद करो और कच्ची भर्ती शुरू कर दो। 4 साल के बाद बिना पेंशन के घर वापस, पहला साल ट्रेनिंग में 6 महीने छुट्टी, उसके बाद बिना, आप 2 साल, कितने नौजवान आज हरियाणा के हर गांव में, मैदानों में, स्टेडियमों पे, सड़कों पे रेस लगाने के लिए, दंड बैठक करने के लिए होड़ लगा करती थी। आज खाली हो गए वो मैदान, खाली हो गया वो खेल का मैदान जहां प्रैक्टिस होती थी। कोचिंग सेंटर, आर्मी के रिक्रूटमेंट के कोचिंग सेंटर में हजारों लाखों की संख्या में नौजवान तैयारी करा करते थे, आज वो कोचिंग सेंटर बंद हो गए। हरियाणा जैसे प्रदेश से 5,500 की हर साल पक्की भर्ती होती थी, आज वहां से पक्की भर्ती तो कैंसिल हो गई और केवल 925 की कच्ची भर्ती अग्निपथ योजना के माध्यम से लिए गए, जिसमें से केवल 225 पक्के किए जाएंगे। वो भी आप समझते हो, बाकी बिना पेंशन के घर वापिस आ जाएंगे। आज कहां 5,500 की पक्की भर्ती और कहां 225 पक्के करे जाएंगे। अब नौजवान को बेरोजगारी गर्त में इन्होंने धकेल दिया। और उससे भी दुखदाई बात, जिसका दर्द आज भी मेरे दिल में है, उससे जब हमने सवाल पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हैं और इनका भविष्य क्या होगा, ये 4 साल के बाद जब आ जाएंगे, तो भाजपा ने जवाब दिया। इनके एक राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। आपने देखा होगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, भाजपा के मुख्यालय से कहा कि इनको चिंता करने की जरूरत नहीं, अग्निवीर इनको जब ये बिना पेंशन के छुट्टियों के वापस आ जाएंगे तो देश में हम आलीशान भाजपा के दफ्तर बनवा रहे हैं हर जिले में, उन दफ्तरों में चौकीदारी के काम आएंगे। हम बताना चाहते हैं कि ये जो नौजवान जाता था, जो प्रैक्टिस करके, ये कोई भाजपा के दफ्तरों में चौकीदारी करने के सपने को अपने दिल में लेकर नहीं जाता था। ये देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर और देश के तिरंगे में लिपटकर उसकी अगर बॉडी वापस भी आए तो अपने देश का गौरव बढ़ाए, इस सपने को लेकर देशभक्ति की भावना से ये जाता था। मगर ये देशभक्ति की भावना, ये क्या समझे, जो देशभक्ति पे राजनीति की भी सोच रखते हो, वो देशभक्ति की भावना के नौजवान की नहीं समझ सकते। तो लड़ना पड़ेगा, इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा। हरियाणा में भी बदलाव तय है और लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा का जो नतीजा जाएगा, देश के अंदर उसकी गूंज जाएगी। और रोहतक लोकसभा सीट, वरुण जी आप आए हो, आपने यहां से रोहतक से शुरुआत करी है, आप बता देना, आप जाएंगे वापस दिल्ली, वहां मिलेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी से मिलेंगे, राहुल गांधी जी से मिलेंगे, उनको बता देना, हमारा संदेश पहुंचा देना। देश के अंदर जब गिनती जब शुरू होगी जून के महीने में, जब गिनती आएगी, सुबह जब 8 बजे गिनती शुरू होगी, 8:30 बजे हम रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। ये भाई ये संदेश पहुंचा दें, एक बार हाथ उठा करके बताओ, ये संदेश पहुंचा दें। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मगर वो संदेश पहुंचाने के लिए आपका भी कर्तव्य है। मेरे नौजवान साथियों, लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर उस लड़ाई में सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी है, इनके पास बहुत कुछ है, पैसा बहुत है इनके पास। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड में, देखा होगा, आपने देखा होगा वैक्सीन बनाने की कंपनी से भी कोरोना महामारी में जब इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद कर रहा था इंसान,
अपनी जेब से पैसा खर्च रहा था इंसान दूसरे की मदद करने के लिए। उस समय एक पार्टी ऐसी थी, वैक्सीन बनाने वालों से वैक्सीन की परमिशन देने से 15 दिन पहले 450 करोड़ अगर लिए तो भाजपा ने चंदा लिया। मैं पूछना चाहता हूं उस वैक्सीन में क्या कमी थी कि 450 का चंदा देना पड़ा? या तो उसमें कोई कमी थी, और अगर कमी नहीं थी तो आप में क्या कमी थी आपकी नियत में कि आपने उसे चंदा लिया और फिर उससे वैक्सीन का उसको परमिशन दिया? मैं पूछना चाहता हूं। तो इनके पास लड़ना पड़ेगा, इनके पास धन बल है, बीजेपी के पास, इनके पास मीडिया बल है। सोशल मीडिया आप छोड़ दीजिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब कुछ आज इनके नियंत्रण में है। इनके पास सरकारी जांच एजेंसियों का सरकारी तंत्र बल है। सोशल मीडिया का को छोड़ के बाकी मीडिया बल है। मीडिया बल इनके पास है, सत्ता बल इनके पास है, धन बल इनके पास है, तंत्र बल इनके पास है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास कुछ है तो नौजवान साथियों आप हो, आपका दिया हुआ आशीर्वाद और हौसला है। और इसीलिए नौजवान साथियों आपको मैं एक कर्तव्य देना चाहता हूं आज कि भाई चुनाव में आप कैसे मदद करेंगे? पहले हाथ उठा के बताओ, मैं कोई ड्यूटी दूंगा तो उसको आप पूरा करेंगे। आप हाथ उठा बताएं उसकी आपकी ड्यूटी क्या है। सोशल मीडिया पे इनका काट करेंगे। आप व्हाट्सएप के ग्रुप बनाएं, हर नौजवान साथी कितने की जिम्मेदारी बनाओ, कितनों का ग्रुप बनाओगे? 100 का बना देंगे, 100 साथियों का बना देंगे। कौन कौन 100 आदमियों का व्हाट्सएप ग्रुप एक नया बनाए? 100 आदमियों कौन कौन बनाएगा? एनएसयूआई के सारे साथी एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कौन। तो भाई ये 100 आदमियों का व्हाट्सएप का ग्रुप आज शाम तक, ये टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। और उसमें व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हमारे सभी सारे हमारा प्रचार, हमारी बात, क्योंकि हमारा मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया बिका हुआ है, हमारी बात टीवी नहीं दिखाएगा, हमारी बात अखबार नहीं दिखाएगा, हमारी बात कोई पहुंचाएगा तो आप पहुंचाओगे। और आपको व्हाट्सएप के भाषा सारे तो आज ये भाई एक आपको ये जिम्मेदारी देते हुए मैं, और भाई बूथ पर अपना बूथ भी संभालना, नौजवान साथियों बूथ भी संभालना है। जहां जिस बूथ में आप हो उस बूथ का क्या रिजल्ट रहेगा ये आपका परिचय है। जब नतीजा आएगा तो अगले दिन आप मिलना और कहना दीपेंद्र भाई हमारे बूथ का ये नतीजा है, वो आपका परिचय। तो मैं और आपका जो युवा न्याय का इनका कार्यक्रम एनएसयूआई का, उसका एक मिस कॉल नंबर है 9587569448। तो इसका नंबर है मिस कॉल का, इस पे आप मिस कॉल जोड़ के इनसे जुड़ सकते हैं इनके कार्यक्रम में। और अब कोई प्रश्न हम आराम से बैठेंगे, जो अपना आपके टाउन हॉल के माध्यम से 5, 7, 10 साथी जो प्रश्न पूछना चाहें आराम से, जो माइक है माइक को रोटेट करके, और एक सभी साथी हाथ खड़ा करके कि प्रश्न, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम खत्म हो गया उठ लेंगे जी क्वेश्चन जिनने 10 ने पूछा वो बैठे हैं। जब तक ये पूरा कार्यक्रम नहीं होगा सब अपनी जगह पे बैठे रहेंगे। एक बार हाथ खड़ा करके कि भाई सारे अपनी जगह पर। तो अब ये प्रश्न का क्वेश्चन आंसर, ये टाउन हॉल का एक तरीका रहता है, हम लोग इससे ज्यादा परिचित नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा, अंशुल जी आप हमारा जो है तो हमें थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ता है, आप समझें इन बातों को लेकर। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर का ये प्रश्न जो है करना शुरू करते हैं। वो किसके पास है? जो माइक उनके पास है। प्रश्न आप मुझसे भी कर सकते हैं और हमारे भाई वरुण से भी कर सकते हैं। हम वहीं आ जाएं, यहाँ हम वहीं बैठेंगे बीच में, और जो है वहीं से आपके प्रश्न का जवाब देंगे। अपना नाम बताना है, जो प्रश्न पूछे वो अपना नाम बताए। अगर वो स्टूडेंट है तो ये बताए कि कहां पढ़ रहे